Unemployment, the biggest problem of the era, and government jobs are the ultimate solution. इस बार पूरे 2 साल बाद UPSC EPFO ने 577 वैकेंसीज अनाउंस की हैं, which includes few posts of grade A, which has been announced after 8 years. This is a very great opportunity और I hope आप सब ने अभी तक फॉर्म्स भर दिए हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है. Now the biggest problem with this job is that relevant study material is not available. And for this sake, we have brought 4 booklets, which includes the major section of UPSC EPFO exams, that is accounting, industrial relation, audit and insurance, and labor laws. And these books have been prepared by industry experts who has been working in this area for a long period. Invest in your future by investing in your knowledge. Order your UPSC EPFO guidebooks and take the first step towards the success. Namaste, I am Arushi Mishra. I am an Indian Forest Service officer of 2020 batch. I belong to Uttar Pradesh cadre. And I have come here to clear some doubts and give some clarifications about the service and batch and सारी चीज़ें क्या होती हैं, कहाँ होती हैं, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ. दिल्ली नॉलेज ट्रैक की ही एक मेरे 2 वीडियोस पहले अवेलेबल हैं, जिसमें मैंने आपको रिगार्डिंग दिस सर्विस कि कैसे आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, आपकी ऑप्शंस की कैसे स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, वो मैंने एक्सप्लेन करी थी. लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मैं आपके कुछ डाउट्स करूँ रिगार्ड सर्विस. तो फर्स्ट चीज़ कि IFS किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है. IFS स्टैंड्स ऑफिशियली फॉर बोथ इंडियन फॉरेन सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. तो ऑफिशियली दोनों लोग IFS ही यूज़ करते हैं, लेकिन UPSC ने फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट्स IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस फॉरेन सर्विस के लिए और IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए डेजिग्नेट किया है, जिससे फॉर्म भरने में थोड़ा आसानी हो, लोगों को समझ आए. क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस एक ऑल इंडिया सर्विस है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और फॉरेन सर्विस एक सेंट्रल सर्विस है. ये दोनों अलग अलग बात है. दूसरा, अगर हम एवोल्यूशन की बात करें कि हमारी सर्विस कैसे इवॉल्व करी थी, तो जब 1867 में फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया था, तो ये एक इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस कहलाती थी. लेकिन उसके बाद दे बिकेम ये फेडरल सब्जेक्ट से प्रोविंशियल सब्जेक्ट हुई, फिर डिसकंटिन्यू हुई, और 1966 में इसका एवोल्यूशन वापस से होता है, जब ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के अंतर्गत इसका एवोल्यूशन बनता है एज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑल इंडिया सर्विस का मतलब क्या होता है. ऑल इंडिया सर्विस हमारे देश में 3 सर्विसेज होती हैं, दैट इज IAS, IPS एंड IFS, दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. ऑल इंडिया सर्विस का मतलब क्या होता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के अंडर काम करते हैं, एंड यू आर ब्रॉडली व्हाट कैन बी सेड एज दैट यू आर अपॉइंटेड एंड डिसमिस्ड बोथ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली. स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट हैव द पावर टू डू सो. And when we talk about कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है, majority of the times you are given a cadre where you are posted. Cadre is the state that you fill according to your preferences. तो आपकी जो रैंक आती है, आपके preferences जो होते हैं, उसके बेसिस पे आपको cadre allocate होता है. For example, in my year I got the All India rank 2 and I filled the cadre as Uttar Pradesh as my first option. तो मुझे उत्तर प्रदेश cadre मिल गया, तो मैं एक स्टेट गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हूँ. लेकिन जब मेरा डेपुटेशन का टाइम आ सकता है, जब मैं चाहूँ 9 साल के बाद, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जा सकती हूँ. जबकि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो आप हर जगह सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग स्टेट में काम कर रहे होते हैं, आप वहीं काम करते हैं. तो ये एक ब्रॉड डिफरेंस. दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ कि ऑल इंडिया सर्विस है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन आता है कि ऑल इंडिया सर्विस बनाने की ज़रूरत क्या थी, फॉरेस्ट सर्विस ऑल इंडिया सर्विस क्यों है. तो फर्स्ट पॉइंट जो आई वुड से, इट इज़ अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट. कॉन्करेंट लिस्ट जो आपकी होती है, उसमें एक सब्जेक्ट जो है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एक वो सब्जेक्ट है. तो इसलिए आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कोहेसिवली काम करना होगा ये आगे बढ़ाने के लिए. दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आपका जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ होता है, ये आपका एक नेशनल रिसोर्स होता है. कभी भी आपका नेशनल रिसोर्स जो होता है, वो हमारे डेवलपमेंट की, हमेशा जो फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ होती है, उसमें डेवलपमेंटल इश्यूज होते हैं. आपको डेवलपमेंट के अगेंस्ट आपको रोकना पड़ता है, क्योंकि आपको उसको रिजर्व अगर आप स्टेट सब्जेक्ट बना देते हैं, तो हर स्टेट के अपने डेवलपमेंटल पैरामीटर्स होंगे, वो आगे हर जगह ऐसा प्रोटेक्शन हो पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो एक ओवर आर्किंग आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंडेट होना चाहिए, जो आप फुलफिल करते हैं. तीसरा, आपके जो भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस आते हैं, वो भी पूरे आपके पैन इंडिया लेवल पे होते हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए भी आपको ये ऑल इंडिया सर्विस बनानी पड़ेगी. फिर आपकी जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ होता है, वो नेशनल, इंटरनेशनल एंड स्टेट बाउंड्रीज पे होता है. अगर हम ये सोचें कि इसको हम बाउंड्रीज को अलग अलग कर देंगे, और मतलब हम इसको सेग्रीगेटेड वे में डील नहीं कर सकते, उसमें हमारा कन्फ्यूजन हो जाता है. उसके बाद हम आते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या होती है. जॉब प्रोफाइल आपकी ये होती है, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सो योर मेन मैंडेट इज टू implement the national forest policy.
नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं उसके साथ आपके पास बहुत सारी लॉज हैं जिसके आपको लॉज को इम्प्लीमेंट करना होता है, उसके क्राइम मैनेजमेंट सारे वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो होता है, ये सारी चीज़ का मैनेजमेंट करना होता है। उसके अलावा हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं लाइक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सब के मैनेजमेंट का आपको देखना पड़ता है। फिर आजकल क्या होता है, जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो ट्राइबल पीपल का उतना इक्वल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो JFMCs के थ्रू या इन सब के थ्रू आपके जो फॉरेस्ट रिलेटेड पीपल है, फॉरेस्ट के सराउंडिंग एरियाज में पीपल है, उनका डेवलपमेंट हो पाए, इको टूरिज्म फ्लरिश कर पाए। आजकल एडवेंचर टूरिज्म होता है, इको टूरिज्म होता है, इन सब के लिए फॉरेस्ट सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल और आजकल नया मैंडेट भी आ चुका है। उसके अलावा हमारी बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इतनी सारी मीटिंग्स होती हैं जिसमें ये बताया जाता है इन्वायरमेंटलिज्म इज अ न्यू थिंग, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड नाउ इट हैज़ बीन राइजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसके लिए बहुत सारे ऑब्लिगेशंस आते हैं, डिजर्टिफिकेशन को लेके, पोल्यूशन कंट्रोल को लेके, ये सारे जो ऑब्लिगेशंस होते हैं उसको फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स फुलफिल करने में अपना रोल निभाते हैं। अब एक आता है कि पर्क्स क्या होते हैं, अलाउंसेस क्या होते हैं। देखिए, पर्क्स एंड अलाउंसेस आर सेम एज द IAS ऑफिसर्स। आपको ऑफिशियल बंगलो मिलेगा, आपको ऑफिशियल आपकी व्हीकल मिलेगी, आपको आने जाने के लिए आपके जो ऑफिशियल ड्यूटीज में आप जाते हैं उनके रीइंबर्समेंट्स हो जाते हैं, आपके बॉडीगार्ड्स मिलेंगे ऑन द बेसिस कि आपका थ्रेट परसेप्शन अगर है या नहीं है, उस बेसिस पे मिलते हैं। लेकिन ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये क्योंकि जब IAS आपको देखते हैं तो वो एक शहर पे लोकेटेड एक ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठता है। लेकिन जो फॉरेस्ट सर्विस का पर्सनल होता है, जहाँ फॉरेस्ट होता है वहाँ रहेंगे। फॉरेस्ट शहर के बीचों बीच बहुत कम होते हैं, फॉरेस्ट आपको हमेशा शहर की बाउंड्रीज पर मिलेंगे, तो आपका ऑफिस भी उसी साइड होगा, आपकी जो चीज़ें हैं उसी स्केल पर डेवलप होंगी। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही हाईली डेवलप्ड आपका चीज़ें हो जाएंगी जहाँ पे आप रह रहे हैं, क्योंकि आप एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, आप एक फॉरेस्ट की पेरिफेरी में, एक बाउंड्री में रहते हैं जहाँ पे ओवर डेवलपमेंट अगर आप खुद करते हैं तो दैट इज़ अ सिंबलिज्म कि ये गलत हो जाता है, क्योंकि आपको ही वो बैलेंस मेंटेन करना है। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं, सारे पर्क्स होते हैं आपके पास, आपकी लाइफस्टाइल ईजी होती है सो दैट यू आर एबल टू मैनेज योर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोफेशनल एबिलिटीज वेल, और आप उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएँ। करियर प्रोफाइल क्या होती है? करियर प्रोफाइल हम बहुत स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर हम स्टेट में, अगर हम जिले में बात करें तो आपके जो ऑफिस नीचे सबसे पहला हमारा वॉचर्स होते हैं या कैजुअल लेबर्स होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होता है उन्हीं द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, वो उसी तरह से काम करते हैं। उसके बाद हमारा आते हैं फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और रेंज ऑफिसर्स, ये, और उसके बाद सब डिविजनल ऑफिसर्स। ये सब स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अप्लाई एग्जाम होता है। जैसे फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और रेंज ऑफिसर का एग्जाम अलग होता है। तो उसके बाद जो SDO है, सब डिविजनल ऑफिसर, इनका जो जैसे हमारा PCS होता है, इनका PCS के थ्रू होता है। उसके बाद आपका आता है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। यहाँ जब DFO की बात आती है तब आप बनते हैं, तब यहाँ से आपकी IFS की एंट्री होती है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स डायरेक्ट DFO बनते हैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट में। कहीं उनको कुछ टाइम के लिए और पोस्टिंग दे दी जाती है, अदरवाइज दे आर पोस्टेड एज DFO। तो जो शुरुआत की हायरार्की है वो अलग हायरार्की है, जो कि आपकी होगी वॉचर्स हो गए, उसके बाद आपके फॉरेस्ट गार्ड हो गए, फॉरेस्टर हो गए, और रेंज ऑफिसर्स हो गए, और सब डिविजनल ऑफिसर्स हो गए। रेंज ऑफिसर अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो इफ यू वॉच द मूवी कांतारा दैट आई मेंशन अगेन, कि उसमें जो आपके ऑफिसर थे वो रेंज ऑफिसर थे, हमारे फील्ड लेवल के सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर होते हैं। अगर हम अपने फिर DFO के ऊपर बात करें तो DFO होते हैं, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, CF, देन CCF होते हैं, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, देन APCCF, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, देन इट इज PCCF, दैट इज प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ये हाईएस्ट हायरार्की होती है हमारे फॉरेस्ट सर्विस की, क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग विंग्स होते हैं, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, फॉरेस्ट फायर्स हो गई, इन सब के विंग्स या वर्किंग प्लान्स हो गए, उनके अलग अलग हेड्स होते हैं। इनके ये हेड बनते हैं PCCF, और सबसे ऊपर होता है PCCF एंड HOF। PCCF एंड HOF हमारे सर्विस के वही लेवल पे इक्विवेलेंट होता है जैसा कि आपको IAS में चीफ सेक्रेटरी होता है। PCCF एंड HOF इज प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये हमारा हायरार्की होती है। उसके अलावा आप डेपुटेशन पे जा सकते हैं। डेपुटेशन में जाने का मतलब, ये तो आपकी स्टेट की हायरार्की हो गई। डेपुटेशन में जाने का मतलब होता है अगर आप सर्विस में आपने 9 साल सर्व कर लिया, इफ यू हैव सर्व फॉर 9 years, देन यू आर एलिजिबल टू गो टू डेपुटेशन। डेपुटेशन कैन बी विद इन द स्टेट टू द अदर डिपार्टमेंट, outside the state, that is to say other states, in the other departments or in the same department, or it can be to the central government, that is the government of India। ये तीनों जगह आप डेपुटेशन पे जा सकते हैं, या चौथा आप ऑर्गेनाइजेशंस में भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। लेकिन 9 साल के बाद आपको 3 साल के लिए मौका मिलता है।
2 ईयर्स के लिए वो और एक्सटेंड भी हो सकता है। इसमें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट जो होती है वो असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट से डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट तक लाई करती हैं, वो पूरा एक प्रोग्रेशन है। इसके बाद आपका ACS फॉरेस्ट आते हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट, देन आपके फॉरेस्ट मिनिस्टर, देन इज द चीफ मिनिस्टर। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि आपको साइंस या इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट होना पड़ता है। आपके बैचलर्स, मैं आपको थोड़ा इसलिए एक्सप्लेन करूंगी, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं आते हैं। तो साइंस या इंजीनियरिंग का आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या यू हैव डन बैचलर्स विद एनी सब्जेक्ट amongst the 8 subjects that I'll be telling you. 8 subjects are animal husbandry and veterinary sciences, 2nd botany, 3rd chemistry, 4th geology, 5th mathematics, 6th statistics, 7th physics and 8th zoology. अगर आप में से कोई बैचलर्स आपने डिग्री करी है जिसमें कोई भी एक बार ये सब्जेक्ट फॉल करता है, कोई भी ये सब्जेक्ट, तो आप एलिजिबल होते हैं। या आपने बैचलर्स करी होती है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और एनी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। तो ये आपके क्राइटेरिया ये आपको यूपीएससी की नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। लेकिन ये मेजॉरिटी ऑफ लोगों का यही डाउट होता है कि हम कर सकते हैं कि तो नहीं कर सकते कि कर सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन आपकी हमेशा इंग्लिश ही रहती है, ये इसका आप रीजनल लैंग्वेज में नहीं दे सकते हैं। अटेम्प्ट्स की बात करें तो जनरल, ओबीसी और SC ST अगर हम देखें तो हमारी जो जनरल की कैटेगरी होती है उसमें 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, ओबीसी की कैटेगरी होती है उसमें 9 अटेम्प्ट मिलते हैं, और अगर आप SC ST की कैटेगरी का है तो उसमें आपको अटेम्प्ट्स आपके अनलिमिटेड हो जाते हैं। दे आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द एज, जो कि आप यूपीएससी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, तो यूपीएससी के एग्जाम को आप देते हैं। उसमें प्रीलिम्स जो होता है वो आपका कॉमन होता है। सिविल सर्विसेज से आप जब फॉर्म भरते हैं तो आपको आता है कि आर यू अप्लाइंग फॉर सिविल सर्विसेज, यू अप्लाइंग फॉर फॉरेस्ट सर्विस और बोथ, तो आप उसमें बोथ भरना सबसे लॉजिकल चॉइस होती है उस समय। प्रीलिम्स आप देखते हैं 10 से 15 मार्क्स आने पड़ते हैं, जो कि मैंने एक बार पहले भी डिटेल कर रखा है इस वीडियो में, आप समझ जाएंगे उसको देखेंगे तो। दूसरा, आपका प्रीलिम्स आपका कॉमन हो जाने के बाद आपका मेंस डिफरेंट रहता है, बिकॉज इट इज़ अ टेक्निकल सर्विस, सो यू आर सपोज टू टेक टेक्निकल ऑप्शन दैट विल बी डीलिंग लेटर। तो आपको मेंस आपका अलग होता है, उसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज के पेपर होते हैं, जो कि दोनों स्कोरिंग होते हैं, आपको स्कोर करना होता है, 300 मार्क्स के होते हैं। देन देयर इज optional papers, there are 2 optional, both having 2 paper 1 and paper 2, all the paper bearing 200 marks each, तो टोटल 6 पेपर होते हैं मेंस के। फिर आपका इंटरव्यू होता है, वो भी 300 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको जो आपका नॉर्मल यूपीएससी इंटरव्यू होता है वही बोर्ड होता है, वही चेयरमैन होते हैं, वैसा ही इंटरव्यू होता है, बिल्कुल सिमिलर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। फिर आपका मेडिकल टेस्ट आता है। मेडिकल टेस्ट में 2 बातें जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे पूछते हैं कि एक तो क्या और भी बातें हैं हो सकती हैं कि कलर ब्लाइंडनेस का क्या इशू है, तो कलर ब्लाइंड एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ये टेस्ट होता है। दूसरी बात, आपकी आई पावर का क्या आता है, तो आपकी स्फेरिकल प्लस सिलेंड्रिकल अगर -8 से ज़्यादा है किसी भी आँख की, तो आपके लिए मेडिकल बोर्ड बैठेगा। इट इज़ नॉट कि यू विल बी रिजेक्टेड। मेडिकल बोर्ड बैठने का मतलब होता है कि आपको अगले दिन बुलाया जाता है, 2-3 दिन आपका बैठा के वापस से आपका टेस्ट किया जाता है, और आपको ये देखा जाता है कि रेटिनल डैमेज तो नहीं है, और आपको अगर आप रेटिनल डैमेज नहीं है तो आप एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी पावर -8 से ऊपर हो रही तो आप रिजेक्ट हो गए, इसकी आपको 2-3 दिन का और प्रोसेस होता है। फिर हाइट का क्राइटेरिया होता है, मेल्स के लिए 163 सेंटीमीटर और फीमेल्स के लिए 150 सेंटीमीटर होता है, जो कि रिजर्व कैटेगरीज में थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है। उसके बाद आपका आता है, उसके अलावा आपके जो मेडिकल टेस्ट में होते हैं कि वो सारे तरह के और आपके लंग टेस्ट करते हैं, आपका जो सारी आपकी फिजिकल पार्ट्स जैसे आपकी नॉकनीज है कि नहीं है, फ्लैट फुट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, बट वो बहुत ही आराम से ईजिली कंडक्ट हो जाते हैं। फिर फिजिकल टेस्ट की बात आती है। फॉरेस्ट सर्विस का फिजिकल टेस्ट इज इंपॉर्टेंट टेस्ट, उसमें आपको वर्क करने का होता है। 4 आवर्स का टाइम दिया जाता है, 25 किलोमीटर दैट इज 25 किलोमीटर्स फॉर मेल एंड 14 किलोमीटर्स फॉर फीमेल, आपको ये कवर करना होता है विदिन 4 आवर्स। ये आपका दिल्ली में होता है। ये आपको आफ्टर यू क्लियर योर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू एंड मेडिकल, देन यू आर गिवन अ डेट फॉर फिजिकल टेस्ट। उसके बाद आपका लास्ट ही होती है पुलिस वेरिफिकेशन। अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन आपके घर पे आते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है, यू आर रिकमेंडेड, then you are all ready to join the service. ऑप्शंस के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होता है कि हम ऑप्शंस ले क्या, ये सर्विस की तो बात हो गई, लेकिन ऑप्शंस क्या है। तो ऑप्शन देखिए, टेक्निकल सर्विस है तो इसके टेक्निकल ऑप्शनल्स होते हैं, तो सिर्फ 14 ऑप्शनल्स ऐसे हैं जो कि आप ले सकते हैं। इट माइट ओवरलैप विद द सिविल सर्विसेज, इट माइट नॉट ओवरलैप। आई हैड सोशियोलॉजी में सिविल्स, तो और इसमें मेरा फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी था, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं।
ऑप्शंस में एक बार इसलिए डिटेल करूँगी क्योंकि वही बात, यही क्वेश्चन आप लोग वापस से कमेंट्स में पूछेंगे। तो ये 14 ऑप्शनल हैं जो कि आपको देखने चाहिए कि इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन जो ये सूटेबल होता है वो आपको लेना है। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं ऑप्शंस के जो कि अलाउड नहीं है क्योंकि वो बहुत सिमिलर हो जाते हैं, इसलिए वो अलाउड। ऐसे 6 कॉम्बिनेशंस हैं, आप बिल्कुल वेबसाइट से चेक करिएगा मेरी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंसेज। और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, हमारे 4 इंजीनियरिंग सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें से कोई भी एक इंजीनियरिंग चूज कर सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आप नहीं चूज कर सकते। 5 कॉम्बिनेशन जो बगल बगल वाले हैं उसमें दोनों, ये नहीं कि ऑप्शन 1 ये ऑप्शन 2 ये कर लिया, ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप एक लीजिए और एक कोई और लीजिए। और जो इंजीनियरिंग में एक ही सब्जेक्ट आपका इंजीनियरिंग का हो सकता है, ऐसा भी नहीं होता कि आप सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों आपने लें, तो ये आपका नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं आपके एक्सटेंशन की। एक बहुत कंफ्यूजन होता है कि एक्सटेंशन लेते हैं, EOL लेते हैं, ये प्रॉब्लम है क्या? ये बात ये होती है कि जब आप सेलेक्ट हो गए, आपने ये सारी चीज़ें कर लिया, आपने पूरा प्रोसेस कर लिया एंड यू गॉट सेलेक्टेड। सिलेक्शन के बाद अगर आपको मान लीजिए वापस प्रिपेयर करना है, क्योंकि IAS या फॉरेन सर्विस 2 ऐसी सर्विस होती है उनके बाद आप वापस प्रिपेयर नहीं कर सकते, बट बाकी सर्विसेज में आप वापस प्रिपेयर करते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको लीव चाहिए होगी, तो आप लीव चाहिए होगी तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप या तो एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं या EOL। EOL का मतलब होता है जो कि फॉरेस्ट सर्विस में शुरुआत में नहीं मिलता और सर्विसेज में मिलता है, जिसमें क्या होता है आप जाएंगे, जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल आप IRS में हैं तो आप एकेडमी जाएंगे, वहाँ पे ज्वाइनिंग अपनी देंगे और EOL दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए अप्लाई करेंगे, आपको 1 साल के लिए मिल जाएगी। उसमें आप आपके सर्विस के पार्ट भी हैं और आप जिस साल आपने ज्वाइन किया आप उसी बैच के स्टूडेंट भी हैं, ठीक है। आपको वही माना जाएगा, आप 1 साल बाद ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस बीच में आप कोई और ट्रेनिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, इसका कोई और सर्विस नहीं ज्वाइन कर सकते। आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपका बैच सेम रहता है, आप ज्वाइन करके आ जाते हैं। दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट है कि आप कोई और अगर ज्वाइन करते हैं सर्विस तो आपको ये छोड़नी पड़ेगी या दूसरी आप नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। फॉरेस्ट सर्विस में क्या होता है, शुरुआत में आपको EOL नहीं मिलती, अगर आपको वो लीव लेनी है तो आपको एक्सटेंशन मिलता है। व्हाट इज एक्सटेंशन? एक्सटेंशन आपको ऑनलाइन मिल जाता है, आप MOAFCC में और फॉरेस्ट एकेडमी में आप मेल करते हैं तो वहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिलता है कि आप ज्वाइन नहीं करते, लेकिन आपको कह देते हैं कि आपने जितना टाइम का मांगा है 6 महीने 1 साल के बाद आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे क्या होता है, इसका नेगेटिव जो ये होता है कि आप जब ज्वाइन करते हैं वही साल आपका बैच हो जाता है। आपका बैच ये नहीं कि आपका शुरुआत का आपका बैच ही आपका बैच हो, आपने 1 साल बाद ज्वाइन किया तो आपका 1 साल बाद होगा। और लेकिन आपका जो उस समय का जो पीरियड होता है उसमें आप किसी सर्विस को आपने ज्वाइन नहीं कर रखा, आप चाहे तो आप कोई भी और सर्विस ज्वाइन कर ले तो आपको ये छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू हैव नॉट ज्वाइंड ऑफिशियली, ठीक है। तो इसी वजह से जैसे मैंने 2018 एग्जाम दिया था फॉरेस्ट सर्विस का, उसके बाद से 2019 में मेरी ट्रेनिंग आई थी, दैट इज 19 एंड 19 में आई टुक एन एक्सटेंशन फॉर एन ईयर बिकॉज मुझे आगे अपने रीजंस की वजह से मैंने पढ़ना था, मैंने ले लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने फॉरेस्ट सर्विस को वापस ज्वाइन किया तो मैंने 2020 में ज्वाइन किया, तो मेरा जो स्टेट जो आपका ज्वाइनिंग डेट थी वो 2019 की जगह जो अब मेरा बैच हो गया वो 2020 हो गया। लेकिन उस ड्यूरेशन में 1 साल में मैं अपना कोई भी और सर्विस ज्वाइन कर सकती हूँ या मैं इसी सर्विस को ज्वाइन करना है, ये आपकी फ्रीडम होती है। अब ट्रेनिंग के बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी 2 साल की ट्रेनिंग होती है, फाउंडेशन कोर्स 3-3.5 महीने का, प्रोफेशनल ट्रेनिंग 16.5 महीने की एंड OJT जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है वो आपकी 4 मंथ्स की होती है। उसके बाद जब आपकी पोस्टिंग होती है तो आपकी पोस्टिंग 3 तरीके से हो सकती है। पहला, आप DFO बनते हैं, इन जनरल हर स्टेट में आप DFO बनते हैं, डायरेक्ट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। नहीं होता, कुछ स्टेट्स में आपको कुछ महीनों के लिए सब डिविजनल ऑफिसर बनाते हैं, SDO। और नहीं, अगर मान लीजिए सिचुएशन नहीं अलाउ करी किसी कारणवश तो आपको हेडक्वार्टर में अटैच कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। सबसे अच्छी पोस्टिंग अगर हम फॉरेस्ट सर्विस की मानी जाए तो DFO होती है, क्योंकि वो 10 से 12 साल कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आपका फील्ड जॉब होता है, आप बहुत लर्निंग करते हैं, आपकी सीनियर स्किल्स लगते जाते हैं, सीनियर सैलरी स्किल्स बढ़ती जाती है, लेकिन आपकी ऑन फील्ड पोस्टिंग एज अ DFO रहती है। परसेप्ट का है जो लास्ट बात मैं बताना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा लोगों को लगता है कि बहुत ईजी एग्जाम होगा, अवेयरनेस नहीं है इस वजह से ऐसा लगता है, लेकिन जब जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है तो समझ में आ रहा है कि एग्जाम बहुत कठिन है। मेजॉरिटी ऑफ वो स्टूडेंट्स जो कि प्रीलिम्स में 140 से ऊपर स्कोर करते हैं, दे कम टू गिव फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन ऑफ मीन्स। तो कंपटीशन इज़ वेरी टफ नाउ इन एवरी सर्विस। फॉरेस्ट सर्विस में भी बहुत ज़्यादा टफ है। हमारे मेजॉरिटी ऑफ बैचमेट सारे IIT के ही होते हैं, लगभग 50-60% ऑफ जो लोग होते हैं। दूसरी चीज़, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स लर्न करनी है, फिजिकल स्किल्स लर्न करनी है,
और आपको टेक्निकल स्किल्स भी लर्न करने, बिकॉज इट इज़ अ टेक्निकल कम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो वो होता है। जो लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगी, एक मन में परसेप्शन होता है कि फॉरेस्ट सर्विस जो है वो हमेशा एक रोड ब्लॉक क्रिएट करती है विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट एंड लॉगरहेड्स एट द डिपार्टमेंट लेवल रहती है। तो उसका ये परसेप्शन है, जो कि रेगुलर मीटिंग्स आजकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंडक्ट करी जाती हैं, आप उसमें जाएं, अपनी बात रखें क्लैरिटी से, तो समझ जाएगी। उसका रीज़न ये होता है कि आप कस्टोडियंस ऑफ द पीपल हु ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड ऑफ द फॉरेस्ट विच आर साइलेंट, आप उनके कस्टोडियंस हैं, उनके लिए उनके लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लेकिन वो कोई तो बोलेगा तभी तो दुनिया सुनेगी। तो आप वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बोलते हैं, जो डेवलपमेंट के लिए आपको बोलना पड़ता है, अपनी बातें रखनी पड़ती हैं। तो कभी कभी आप डेवलपमेंट के अगेंस्ट दिखाई देते हैं, जबकि आप एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। अगर आप ऐसी बातें अपनी मीटिंग्स में रखते हैं तो जिला प्रशासन या हर जगह आपकी बातें समझी जाती हैं और उसी को प्रमोट किया जाता है, क्योंकि हमारा देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही था और आगे भी वहीं बढ़ रहा है। तो मैं होप करती हूँ कि ये सारी बातों में से आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। जो डाउट्स रह गए हों आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर टाइम मिला तो, मौका मिला, मैं ज़रूर एक नए वीडियो के साथ आपको इस चीज़ में गाइड करने में कोशिश करूँगी। थैंक यू।